आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, जहां जहां मैं एसपी रहा, किसी मुसलमान का एक बूंद खून जमीन पर नहीं गिरा। कहीं हुआ है तो बोलो मेरे को। भाई माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज हमारे साथ एक मेहमान खुसूसी हैं, यानी कि बेंगलुरु के एक्स कमिश्नर और मैसूर के भी फिलहाल जो है मैसूर के एमपी एस्पिरेंट भी हैं सर। हमारे मैसूर आए हैं, तो जानते हैं सर से कि मैसूर में आने का क्या मकसद है, मैसूरी सर ने क्यों चूज किया। सर बताइए सर हमारे व्यूअर्स में। देखिए, मैं तो बहुत जगह बताया भी हूँ और सुबह भी बताया कि हमारी पुश्तैनी शुरुआत जो है, यहाँ कड़ले नाम का एक छोटा सा गांव है, नंजनगुड़ तालुक में है। वहां से हमारे पुश्तैनी मतलब पूर्वज जो है वहीं के हैं। वहां उन्होंने उस समय खेती और मंदिरों में काम करते करते उसके बाद वहां से वो लोग मैसूर तक पहुंचे। मैसूर में टीपू सुल्तान के दरबार में भी उनकी नौकरी थी। टीपू सुल्तान के इंतकाल के बाद में उनके जो वडियर का जो संस्थान शुरू हुआ, वडियर संस्थान में भी हमारे पूर्वज नौकरी किए और हमारे परदादा मैसूर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे। और यहाँ पर गड़ियार खंबा के सामने एक कट्टे बने करके, मतलब लकड़ी का घर करके नाम, 3.5 एकड़ का बड़ा सा हमारा जगह है, जहाँ की हमारे एक कम्युनिटी है, हमारे फैमिली की कम्युनिटी है। अभी भी हम उससे ताल्लुकात रखते हैं और हमारे सारे रिश्तेदार साल में एक बार मिलते हैं, मई जून के महीने में। अभी तो सब यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में, बेंगलुरु बार बार चले गए। सो मेरे बड़े पुराने और बड़े मजबूत ताल्लुक है मैसूर से, पैदाइशी। उसके बाद में मैं यहाँ पर पुलिस कमिश्नर का नौकरी भी किया हूँ। हुमसूर में एडिशनल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था और कुर्ग में लंबा समय 3.5 साल तक वहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था और मंड्या में भी मैं एएसपी था। तो इस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, यहाँ लोगों से अच्छी तरह से जान पहचान है और बहुत मन लगा के मैंने यहाँ नौकरी किया है। और इसके अलावा जब मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था तो यहाँ बार बार इस जगह यहाँ आया करता था। यहाँ पर जो दूसरा आरटीओ है, एक तो K09 पुराना वाला है, K55 दूसरा आरटीओ मैंने ही शुरू किया था। उसके बाद जब रिंग रोड यहाँ शुरू हुआ तो जमीन वगैरह लेके उसको बड़ा करके उसको लंबा किया उसको। उसके बाद जब मैं ट्रांसपोर्ट KSRTC में था तो उस समय वॉल्वो बस सबसे पहले मैं बेंगलुरु से मैसूर लेके आया। हालांकि बेंगलुरु में भी पहली बार मैं ही वॉल्वो बस लेके आया था, मैसूर में भी मैं वॉल्वो बस मैं ही लेके आया उसमें। तो सब तरह से इस शहर से जुड़ा हुआ हूं। सो इसलिए बीजेपी से ही टिकट मांगने की ख्वाहिश से यहाँ आया हूं। हालांकि यहाँ के जो मौजूदा नुमाइंदे हैं 10 साल से यहाँ है यहाँ पर, और जब सरकारी अधिकारी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल में निकाल देते हैं तो 10 साल तो लंबा अरसा है ना। तो तब 10 साल में ही आप कोई करामत नहीं कर पाए तो क्या 10 से 15 साल में क्या करामत कर सकते हो। मेरे पास तजुर्बा है, उम्र है और सरकार के अलग अलग जगहों में मैं काम कर चुका हूं। और खासकर मैसूर में माइनॉरिटीज की बहुत बड़ी तादाद है। 10 साल से आपको हुकूमत के साथ में कोई रिश्ता ही नहीं रहा, ये अच्छी बात नहीं। अक्सर देखा गया, आप भी जानते हैं, मुसलमान जो है बीजेपी से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि बीजेपी इतना सारा मुसलमानों के अगेंस्ट करती है। तो इसलिए मुसलमान क्यों जुड़े सर बीजेपी से? क्या है ना कि आरएसएस को या बीजेपी को समझना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, लेकिन मिसअंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। और अगर आप देखें, हमारे जो सबसे टॉलेस्ट लीडर्स हैं वो कभी भी मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या तो मोहन भागवत जी हो, जो कि हमेशा कहते हुए हैं कि हम मुसलमान और हिंदू का एक ही डीएनए है। आप सुने होंगे, हाँ। विजयदशमी के एड्रेस में उन्होंने बताया है। या तो येडियुरप्पा जी हैं जिन्होंने खुद हज भवन बनवाया और शिकारीपुर में वो बहुत सारे मुसलमान लोगों के साथ में बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं वहां पर। सर उन्हीं बीजेपी के कई सारे लोग हैं, उनको अजान से तकलीफ होती है,
नमाज पढ़ने से तकलीफ क्या होती है कि जब आपके पास में कुछ बोलने के लिए नहीं रहता है तो आप अपने पैसे के बारे में बोलते हैं, अपने मजहब के बारे में बोलते हैं, और बिना जरूरत की चीजें इन बोलकर किसका क्या फायदा होता है। बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे बोलने से नुकसान होता है या फायदा होता है करके। अभी तो जो पिछले साल जो चुनाव आपने देखा, ये तो बहुत बुरी तरह से बीजेपी को हाँ। नुकसान भुगतना पड़ा, क्योंकि जो भी छोटे मोटे तरह के वो मुसलमान जो वोट डाला करते थे वो भी दूर हो गए और कहीं ना कहीं बड़े बड़े लीडर्स जो है हार गए, बड़ा हार गए। और क्या है ना कि जब हम अपने आप को जब बड़ा लीडर कहते हैं, हमें सबको साथ में रखना चाहिए। जब 1.25 करोड़ की या 1.5 करोड़ की आबादी में जब 18-19 करोड़ मुसलमान हैं, मतलब मुल्क में, या कर्नाटक में 6.5 करोड़ की आबादी में इतने सारे मुसलमान हैं, तो सबका साथ सबका विश्वास लेने के लिए किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हुकूमत से दूर है करके। उसमें मैं दोनों को दोषी ठहराता हूं। सी मुसलमानों को भी कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी से इतना करीब से जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। आपको सब जगह रहना चाहिए। आपको कांग्रेस में रहना चाहिए, आम आदमी पार्टी में रहना चाहिए, जेडीएस में रहना चाहिए, बीजेपी में भी रहना चाहिए। अपने वास्ते नहीं, नहीं अभी मुसलमानों के वास्ते। ठीक है, मुसलमान तो जाने के लिए तैयार है, कई सारे मुसलमान जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के एक लीडर कहते हैं मुसलमानों को अगर आएंगे तो ऑफिस झाड़ने के लिए रखेंगे, ऐसे बात करते हैं। नसल तो कौन मुसलमान जाएगा? सी वो अपने तौर पर बहुत से लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में है, आप हुकूमत का फायदा उठाओ, हुकूमत का फायदा उठाओ। अगर कोई कह रहा है कि मुसलमान हमारे पार्टी में आए तो ये झाड़ू पोछा करो, तब भी तुम हमारे आने लायक नहीं हो, तो मुंह खोल के बोल रहा है। दूसरी तरफ बिना मुंह खोले आपके ऊपर में जुल्म कर रहा है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ये आपको सुनाई दे रहा है। आपको जो जिसके लिए आप 70-75 साल से जिनके साथ में आप रहे, उन्होंने एक कोई ढंग का मुसलमान लीडर को न खड़ा किया, न मुसलमान के हालात में कोई सुधार लेके आया, जो कि मुसलमानों को झूठी तसल्ली देते हुए सामने खड़ा किया। और अभी भी देखिए मुसलमानों की हालत जो है SC/ST के हालत के लोगों से भी बदतर हाल है। और जिनके पास भी थोड़ा पैसा है वो अपनी कमाई कहां से कर रहे हैं? नेगेटिव इकोनॉमिक्स से। वो क्या है, वो डेमोलिशन का काम करो, वो रद्दी का काम करो, स्क्रैप का काम करो। अरे आपके बच्चे इतने तेज हैं, उनको मौके की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, और थोड़ी सी इधर उधर मदद करो तो अपने आप आगे चले जाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सरकारी नौकरियों में जानी है, बिजनेस में जाना है, और जहां पॉजिटिव डेमोलिशन में है, स्क्रैप में है, और ऐसे ऐसे जो क्या कहते हैं इसमें उस दया रोड में क्या बोलते हैं वो मोलाइजेशन, जो इधर का पार्ट उधर का पार्ट, हाँ व्हील, मतलब ऐसी नौकरियों से बढ़ के आपको आने की कैपेसिटी है, आप उसके बारे में सोचिए। बच्चियों को आगे आने के लिए तालीम का फायदा उठाइए। हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत से मोहब्बत मत करो, हुकूमत से फायदा उठाओ। आप क्या समझते हो कि सारे हिंदू हैं, उनको क्या बीजेपी से बहुत मोहब्बत है क्या? वहां कितना मारकाट है आपको क्या मालूम है? आपको सर आप बोल रहे हैं फायदा उठाओ, लेकिन अभी जो है फिलहाल में मुसलमानों का जो रिजर्वेशन था उसको भी कम कर। हाँ, क्यों कम हो गया? क्यों? आपके लोग कोई वहां पर बैठे ही नहीं थे। यहाँ पर अगर आप मैदान जंग खाली कर दोगे वहां से, कोई वहां रहेगा ही नहीं, तो लोग आपके गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे आपको नुकसान होगा। अगर आप वहां रहोगे तो माड़त बेड़ा करके कोई बोलने वाला रहेगा। तो वही मैं बहुत सी जगह में, बहुत से मंच से मैं वही कहता हूं कि क्या है, आप अपना फायदा देखो। सी
उनको अपना आइडियोलॉजी, राइट विंग आइडियोलॉजी, वो अपने जगह पर पॉलिटिक्स में रहने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप उसको बुरा मानकर आप दूर चले जाओगे, वो तो कहेगा हम मुसलमान के बिना हम वोट। सी, हमको क्या है ना कि हुकूमत से फायदा उठाना। अभी हमारे लोग दुबई जाते हैं, हजारों की तादाद में दुबई जाते हैं। दुबई जाने के बाद में वहां शेख की जो ये हुकूमत है, उस हुकूमत के अनुसार रहते हैं और अपना कमाते हैं, करोड़ों लाखों क्या करोड़ों कमाते हैं और लेके आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहाँ उस तरह से करना है करके। क्या है ना कि आपको सब जगह रहना जरूरी है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी में रहोगे ना, उस पॉलिटिकल पार्टी को भी मालूम है इसको मारो पीटो बेइज्जती करो, कहां जाएगा, इससे कहीं जाएगा ही नहीं, यही रहेगा ये। यानी कि बीजेपी में जगह ही नहीं देते ना सर, मुसलमान को टिकट नहीं देते, मुसलमान को कहीं आवता नहीं देते। तो कोरोना कम से कम, मैं तो बहुत बड़े तरीके से, कई माइनॉरिटीज हैं सर ऑलरेडी बीजेपी के अंदर, जितने कई सारे माइनॉरिटीज लोग हैं वहां पर, मुस्लिम लोग हैं, लेकिन क्या है आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है सर। आवाज भी कभी कभी सी, एक तो राइट विंग पार्टी है ना, राइट विंग पार्टी में उनकी अपनी ही पाबंदियां ये वो रहती है। लेकिन पॉलिटिक्स में केवल आपको ही नहीं, हिंदुओं को बीच में भी बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता है। यह मत समझो कि बीजेपी में केवल मुसलमान को ही नहीं मिला कर, बहुत सारे हिंदू ग्रुप्स को भी मौका कम मिलता है। ब्राह्मण रोते हैं कि भाई हमारा, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, हमेशा हम बीजेपी को वोट डालते हैं, हमारा फायदा नहीं हो रहा है करके उनमें से कुछ लोग बोलते हैं, कोई और कुछ बोलता है। सो ये आप इस वहम में मत रहो कि मुसलमानों के लिए वहां कुछ है नहीं। भाई इंसान हो, वोट डालते हो, साथ हो, आपका रास्ता। इसलिए मैं एक बीजेपी का नुमाइंदा होते हुए भी, क्योंकि पिछली सर्विस में मैं आपके लोगों के साथ में, मुसलमानों के साथ में, क्रिश्चियन लोगों के साथ में, जैन, मैं बहुत करीब से काम करने का मुझे मौका मिला। क्या है कि कुछ लोग सब जगह फिरका परस्ती बातें करते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारा ध्यान उन चीज पर है या अपने फायदे पर है। हमको सरकार से फायदा निकालना है, ये अगर आपकी जिम्मेवारी हो जाए, और हुकूमत चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या जेडीएस की हो, अगर आपके नुमाइंदे आके हमेशा वहां रखे हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करने से, पत्थर के ऊपर पानी डालने जैसा करके वो भी पत्थर भी पिघल जाता है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहा कि वो पत्थर है वो पानी वैसे गिर रहे हैं, मतलब सब जगह तो लोग ही है ना, आदमी है, आदमी है तो पॉलिटिक्स है। अगर 10 बार गए 12 बार गए, मतलब पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप तो हमेशा रहता ही है। इतने सारे बीजेपी के लोग हैं, वो क्या मुसलमान से क्या नफरत करते हैं क्या? प्राइवेट में बहुत अच्छी दोस्ती है, साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में उठना बैठना रहता है, कहीं तो शादियां भी रचा के रखे हैं बीजेपी वाले। तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको कैसे करके इसका फायदा रहे। लेकिन क्या है, एक ही पार्टी आपको खींच के रख ली है कि भाई तुम मेरे हो, तुम मुझको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। अगर आप भी ऐसा सोचना शुरू कर देंगे ना, तो क्या है ना कि धीरे धीरे मुसलमान वो दरार और दीवार खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद में इतने दूर हो जाओगे कि जब चीखोगे चिल्लाओगे तो कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा। जैसे वो रिजर्वेशन करा, इतने दूर चले गए, वहां उस कमरे में जहां ये डिसीजन हो रहा था वहां एक भी मुसलमान, अगर एक भी मुसलमान रहता है तो सारे लोग उसका शक्ल देख के बोलते छोड़ दो यार, बदकली भी। अभी अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, अभी थोड़े दिन में 1-2 महीने में इलेक्शन भी आने वाला है। इलेक्शन आने के टाइम पे बीजेपी के लोग हो, कांग्रेस के हो, जेडीएस, कोई पार्टी के लोग हो, मुसलमान के भी पास जाता है, नॉन मुस्लिम के पास भी जाते हैं, सबके पास जाके वोट पूछते हैं। इलेक्शन होने के बाद में फिर क्या है, लोग अपनी अपनी सियासत दिखाते हैं, कोई कौम को अलग रख देता है, कोई कौम को दूर कर देते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर एक मौका मिल रहा है सर, मौका मिलेगा, मौके की कोशिश में है। मौका मिलेगा। आप अगर जीत भी गए तो उसके बाद क्या करेंगे सर? ऐसे ही आप करेंगे? मेरा पुराना हिस्ट्री निकाल के देखिए आप, मैंने आप लोगों के साथ कैसा मेरी सलूक रही है करके। मैं तो, आप जानते हैं, आप खुद गवाह हैं कि जब मैं पुलिस कमिश्नर था, या अगर आप मेरी 33 साल की नौकरी लें, मैं हमेशा ऐसे ऐसे जगह काम किया हूं जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। हुमसूर जो सेंसिटिव है, मंड्या सेंसिटिव, दावणगेरे सेंसिटिव, शिवमोगा सेंसिटिव,
हुबली धारवाड़ सेंसिटिव, कुर्ग सेंसिटिव। आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, जहां जहां मैं एसपी रहा, किसी मुसलमान का एक बूंद खून जमीन पर नहीं गिरा। कहीं हुआ है तो बोलो मेरे को। क्योंकि ये जो आप टर्म वगैरह आजकल जो लोग बात करते हैं, ये सेकुलर है, वो हमको सेकुलर वेकुलर से, ये जो इतना बर्बाद लफ्ज है, हम उसका इस्तेमाल, हमको इंसानियत से मतलब है। हमारी परवरिश इंसानियत में, हमारी परवरिश मुसलमानों के बीच में हुई है, क्रिश्चियन के बीच में हुई है। और सेम थिंग एज ए लीडर ऑफ द पुलिस फोर्स, आई यूज्ड टू ऑलवेज, अगर मुझे कल मौका भी मिले, आज जो आप मुझे मौका दे रहे हैं अपने स्टूडियो में, मैं बीजेपी, कितने बीजेपी लीडर को आप बुला के आप बात किए हैं? आई डोंट, मुझे जहां तक मुझे किसी को नहीं बुलाया गया। आपने मैसूर से, बेंगलुरु से आके मैसूर में मेरे से आप मैसूर के हालात के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो कुछ तो मेरे साथ में आप एक रिश्ता और एक उम्मीद लेके आए हैं ना। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि उस रिश्ते को और उस इज्जत को बरकरार रखें और आगे बढ़ाएं करके। तो आप देखिए तो सही मुझे, मैं एक आजमाया हुआ एक शख्स हूं। मेरे बारे में शक्की और मैली नजर से देखने की जरूरत नहीं है। सर अभी फिलहाल जो है यहाँ पर बीजेपी के ही नुमाइंदे हैं, अभी उनका टर्म खत्म होगा। आपको अगर टिकट मिलती है तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं दावेदार हूँ, और खास करके क्योंकि वो जो पिछली बार, जो अभी जो प्रेजेंट है, उन्होंने इतना अच्छा ताल्लुकात लोगों से नहीं बढ़ाया, यानी कि मुस्लिम से हो या नॉन मुस्लिम से हो, उन्होंने इतना अच्छा ताल्लुकात नहीं बढ़ाया यहाँ पर। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं इस जगह से वाकिफ हूँ। यहाँ मुसलमानों के बीच में इतनी गरीबी है, मौके की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, लोगों को मदद की जरूरत है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सब चीज के हकदार हैं वो। चुंगी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं। एक गरीब मौलवी या मुल्ला या एक गरीब बच्चा एक माचिस की डिब्बा लेता है, तो उस 1 रुपए के डिब्बे में वो भी तो कम से कम 30 पैसा चुंगी टैक्स भरता है ना। तो सबको उनके लिए एक मौके की जरूरत है, जहां तक हो सके। इतने प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसको तो कम से कम जमीन तक लेके जा सकते हैं। अगर कोई नुमाइंदा ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, या आपके दरवाजे ही बंद हो चुके हैं, तो आपके साथ में नाइंसाफी हो रही है। वही चीज को मैं खत्म करके आपके पास में आने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कि भाई आप भी, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। और इसलिए अगर इंसानियती तौर पर सब साथ में आए तो एक ही दिन में रिश्ता नहीं बदलता है। रिश्ते छोटे छोटे कदमों से बदलता है, और इन छोटे छोटे पॉजिटिव कदम से ही विश्वास बढ़ता है। नारेबाजी से हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, नारेबाजी तो कोई भी कर सकता है, पर दिल जीतना मतलब एक दिन की बात नहीं है। वो दिल जीतने के लिए सचमुच हमारे इरादे अच्छे होने चाहिए। अच्छे इरादे नहीं है तो हम दिल नहीं जीत सकते हैं। केवल झूठी तसल्ली दे सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, वो बस, और कुछ नहीं। वो थोड़े दिन में लोगों को पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ एक्स कमिश्नर भास्कर राव साहब। उन्होंने अभी प्रेजेंट जो है यहाँ मैसूर के एमपी एस्पिरेंट हैं। देखेंगे आगे जाकर इनको टिकट मिलती है तो ये ग्राउंड में उतरेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। थैंक यू।